आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी कोई नई स्कीम आती है या फिर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बदलते हैं तो लोगों के बीच एक ही डिस्कशन हो रहा होता है, कौन सा बैंक ज़्यादा ब्याज दे रहा है। आजकल ये जो चर्चा है फिर से गर्म है, लेकिन इस बार ध्यान थोड़ा सा अलग खिंच रहा है क्योंकि बहुत से लोग सरकारी या प्राइवेट बैंकों से हट करके सीधे कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनकी तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं। जी हाँ, वही कोऑपरेटिव बैंक जिनके बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा रिस्की होते हैं, लेकिन फिर भी इन बैंकों में लोगों के जो पैसे हैं उसका बहाव लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि सितंबर के आखिरी तक सिर्फ 2 हफ्ते में ही कोऑपरेटिव बैंकों ने करीब 2800 यानी 2800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नए डिपॉजिट लिए हैं, यानी उनके पास 2800 से ज़्यादा नए डिपॉजिट्स आए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर लोग रिस्क के बावजूद, जब उनको पता है कि इतना रिस्क है, उसके बावजूद इन बैंकों में आखिर पैसा क्यों रख रहे हैं। बस ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ इसी का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। जब आप किसी बड़े बैंक में एफडी करवाने जाते हैं तो आज के समय में ज़्यादातर बैंकों के पास 6 से 7% के बीच में ब्याज आपको मिलता है। वही कुछ सरकारी बैंकों में ये और भी कम है। ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि भैया इतना तो हमें पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक में भी मिल जाएगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। यहीं से शुरू होता है वो शिफ्ट जो लोगों को नॉर्मल सरकारी जो बैंक है उसके तरफ ना मोड़ते हुए कोऑपरेटिव बैंक की तरफ मोड़ता है, यानी लोगों का जो झुकाव है वो कोऑपरेटिव बैंक की तरफ मुड़ने लगता है। कोऑपरेटिव बैंक लोकल होते हैं, छोटे कस्बों, मंडियों, यहाँ तक कि किसी एक जिले में सीमित रहते हैं। वहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे को जानते हैं, भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, और सबसे अहम वो बैंक उन्हें थोड़ा ज़्यादा ब्याज भी दे देता है। मतलब जहाँ एक बड़े प्राइवेट बैंक में एफडी पर 6.5% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है, वही एक कोऑपरेटिव बैंक उसी रकम पर आपको 7.5 या 8% तक रिटर्न दे देता है। एक आम सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए ये फ़र्क बहुत मायने रखता है, लेकिन यहाँ कहानी का एक दूसरा पहलू भी शामिल है, यानी रिस्क। कोऑपरेटिव बैंकों में मॉनिटरिंग उतनी सख्त नहीं होती जितनी बड़ी बैंकों में होती है। बड़े बैंक सीधे आरबीआई के अंडर आते हैं, उनकी हर गतिविधि, उनके हर स्टेप पर आरबीआई की नज़र रहती है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का जो मामला है वो थोड़ा सा जटिल है। इसमें आरबीआई के साथ साथ राज्य सरकार की भी भूमिका होती है। मतलब ये कि बैंक की पॉलिसी से लेकर के उसके कामकाज तक 2 अलग अलग संस्थाएं उसे मॉनिटर करती हैं, और कई बार इसी में गड़बड़ी भी हो जाती है। एक एग्जाम्पल से हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं ताकि एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर आपके सामने आए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ये मामला आपको याद ही होगा, बहुत इसी साल का मामला है, हाल फिलहाल का ही है। कुछ साल पहले इस बैंक की हालत बिगड़ने लगी थी। वजह थी गलत लोन देना और खराब मैनेजमेंट। बैंक ने कई लोगों को बड़े बड़े लोन दे दिए जो बाद में वापस नहीं मिल पाए। जब पैसा फंसा तो बैंक के पास डिपॉजिटर्स को वापस करने के लिए जो पर्याप्त रकम होनी चाहिए वो नहीं बची थी। अब आरबीआई को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने बैंक पर रोक लगा दी, यानी लोग अपने अकाउंट से सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही निकाल पा रहे थे, जैसे मान लीजिए 1000 या 5000 या जो भी रकम आरबीआई ने फिक्स करी हो। सोचिए, जिन लोगों की सालों की बचत उस बैंक में पड़ी थी वो अचानक निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ इस बैंक की नहीं है, बल्कि पीएमसी बैंक, रूपी कोऑपरेटिव बैंक, कपोल कोऑपरेटिव बैंक जैसे कई सारे ऐसे बैंक हैं जो इन्हीं सारी गड़बड़ियों की वजह से डूब चुके हैं। ज्यादातर मामलों में दिक्कत एक ही रहती है, मिसमैनेजमेंट, कमजोर ऑडिटिंग या फिर रिस्क वाला लोन दे देना। इन घटनाओं ने लोगों के जो भरोसा है, लोगों का जो भरोसा इन बैंकों पे बना हुआ था उसको डगमगाया जरूर, लेकिन पूरा भरोसा खत्म नहीं हुआ। यहाँ से ही इस शिफ्ट की जो मेन जड़ है वो यही है, क्योंकि सच ये भी है कि हर कोऑपरेटिव बैंक ऐसा नहीं होता। बहुत से बैंक सही तरीके से चलते हैं और अपने ग्राहकों को बेहतर ब्याज और आसानी से सर्विस दे देते हैं। अब क्योंकि लोगों के लिए ये बैंक बहुत पास होते हैं, जान पहचान के होते हैं, ज़्यादातर जगहों पर ये ब्याज थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। साथ ही आरबीआई की जो डीआईसीजीसी स्कीम है उसके तहत हर खाते में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिलता है, यानी 5 लाख रुपए तक का बीमा भी मिलता है। यानी अगर बैंक डूब भी जाता है तो कम से कम 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, ये पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा कई लोगों को थोड़ा और रिस्क लेने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो ट्रेंड है
कि लोगों का शिफ्ट देखने को मिल रहा है कोऑपरेटिव बैंक की तरफ। मौजूदा हालात देख करके क्या लगता है आपको, क्या ये शिफ्ट बरकरार रहेगा? फिलहाल जो जवाब पूरे आंकड़ों को देखते हुए लग रहा है वो ये है कि हाँ, बिल्कुल रहेगा। क्योंकि जब तक बड़े बैंक अपने ब्याज दरों में कटौती जारी रखेंगे और जब तक लोकल बैंक अपने ग्राहकों के साथ भरोसे का ये जो रिश्ता है वो बनाए रखेंगे, तब तक कोऑपरेटिव बैंकों की जो पॉपुलैरिटी है वो फिलहाल बनी रहेगी। लेकिन लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा ज़्यादा ब्याज का मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा आपको सुरक्षा भी मिल रही है। इसका मतलब ज़्यादा सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं होता। पैसा कहाँ रख रहे हैं, किस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जिसमें वो पैसा रख रहे हैं, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बैंक चाहे कितना भी लोकल क्यों ना हो, कितना ही आपके जान पहचान का क्यों ना हो, अगर निगरानी कम है तो खतरा हमेशा ही बना रहेगा। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखना बुरा फैसला नहीं है, लेकिन सोच समझ कर लिया गया फैसला होना जरूर चाहिए। कहानी बस इतनी सी है, लोग आज भी भरोसे पर पैसा रखते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले वो भरोसा बड़े बैंकों पर था, अब धीरे धीरे लोकल बैंकों पर या फिर कोऑपरेटिव बैंकों पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और यही है भारत के बैंकिंग सिस्टम की असली तस्वीर जो आंकड़ों से हमारे सामने आ रही है, जहां रिस्क और भरोसा साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।